हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने वाले हैं 10th की एनसीईआरटी सीरीज़। ठीक है, जो कि हम एनसीईआरटी के ही बुक के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को उठाएंगे और लाइन टू लाइन हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो जिस सीक्वेंस में आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर्स हैं, हम उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे नंबर 1 केमिकल रिएक्शन है, फिर इसके आगे वाला जो भी होगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, तो सीक्वेंस में ही हम बढ़ते चलेंगे आगे और लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन का मैं मतलब समझाता हुआ चलूँगा। चैप्टर कितने भी दिन में कंप्लीट हो, आपको फोकस करके ध्यान से सुनना है। मैं एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सारी वीडियोस फ्री होंगी, यूट्यूब के ऊपर होंगी, बायो दर्पण चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा और इसके अंदर जो इन टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट। Consider the following situation of daily life and think what happened when milk left at room temperature during summers। जब भी हम मिल्क को बाहर छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं समर्स में, तो क्या होता है आपको पता ही होगा। हम ज़्यादातर गर्मियों में दूध को जब पकाते हैं, पकाने के बाद उसको कहाँ रख देते हैं, फ्रिज के अंदर, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, डाउन रहे, है ना। और टेम्परेचर डाउन रहेगा तो मिल्क की जो फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी, मिल्क ख़राब नहीं होगा। अगर इसको हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसके अंदर जो प्रोटीन है या फिर जो भी इसके अंदर इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे। जैसे दूध फट जाता है बाहर रखे रखे, अगर उसको फिर से गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आयरन तवा, पेन, नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या होता है, अगर हम लोहे का जो तवा होता है, पेन होता है, या नेल कील वगैरह आपने देखी होगी, वो अगर बाहर रह जाती है तो क्या हो जाता है, उनके ऊपर जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर अगर रखे जाते हैं रूम टेम्परेचर पर तो क्या होता है, फर्मेंट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अंगूर से वाइन बनती है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही वाइन बनी जाती है। ठीक है, फूड इज कुक्ड, है ना, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। ये सब क्या हैं, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवाट चेंज्ड। यानी कि जो वो पहले थे, जिस फॉर्म में वो पहले थे, उसके बाद कुछ समय बाद वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी पहले थी वो आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई और इन्होंने एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, या फिर उनके ऊपर ही एक नई आइडेंटिटी आ गई, या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ गया, कुछ भी हम कह सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। मैटर की जो फिजिकल और केमिकल चेंज है हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, प्रीवियस क्लासेस। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुई होगी। भाई मान लो मिल्क है, मिल्क के अंदर अगर हम थोड़ा सा दही डाल दें और उसको थोड़े टाइम के लिए रख दें, तो वो जो मिल्क है पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही के अंदर। अभी तो ये मिल्क था और इसमें हल्का सा हमने थोड़ा सा दही डाला, फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या हुआ, एक केमिकल प्रोसेस हुआ। यानी कि कर्ड से क्या अब हम दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन दूध से हम कर्ड बना सकते हैं। तो ये ऐसा चेंज होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो केमिकल चेंज माना जाता है। ठीक है, next, you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़। तो जो ये इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हमें पढ़ना है और इसको समझना है। जिसके बाद हम ये जो डायग्राम बन रही है एक्टिविटी का ही डायग्राम है, हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं या आगे की और चीज़ें कैसे समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद समझेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। तो कुछ ऐसी जहाँ पे बर्नर यूज़ हो रहा हो, है ना,
तो ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको सेफ्टी के प्रिकॉशंस लेके करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है जिन्होंने इसको एक थोंग से पकड़ रखा है और इसको ये बर्न कर रहे हैं कहाँ पे, बर्नर से, या फिर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्पिरिट लैम्प। चलिए नेक्स्ट, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अभी मैंने बोला ये देखो इधर दिख रहा है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश। ऐश क्या होता है, जो राख जलने के बाद जो राख बचती है उसको इंग्लिश में ऐश कहते हैं, आप जानते होंगे। सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम के जलने के बाद जो ऐश आई है वो कहाँ इकट्ठी हो गई, नीचे ये वॉच ग्लास रख रखा है हमने। ऐश शोन इन फिगर 1.1 फिगर कहाँ है, ये रही। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। तो जो ये मैग्नीशियम स्ट्रिप आपने ली है, इससे जो राख गिर रही है इसको आपको अपनी आइज से बिल्कुल दूर रखना है, इसके पास नहीं रखना। अगर इसके पास रखोगे तो ये आँख में चला जाएगा और आपको इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी और आपकी आँख खराब भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब अगर हमारे सामने होता तो हम इसको जला के देखते और तो ऑब्जर्वेशन को अच्छे से बता भी पाते, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में उसी के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो अब इसने आंसर हमें यहीं पे दे दिया। तो जो मैग्नीशियम का एक रिबन है, यानी कि प्योर मैग्नीशियम है, कैसा है, प्योर मैग्नीशियम है। जब इसको हम बर्न करेंगे, और बर्न कब होता है कोई चीज़, जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ कंबाइंड होके, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये जो राख है ये किसकी राख है, ये सिर्फ मैग्नीशियम की राख नहीं है, इसके अंदर इसका ऑक्साइड प्रेजेंट है मैग्नीशियम का, इसलिए हमने इसको क्या कहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेट अ मिनट, लेट्स गो। ओके, हियर वी कम। देखो, अब उसने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स। जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न कर गया विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसमें कैसी फ्लेम आएगी, डेजलिंग वाइट। डेजलिंग वाइट कैसी होती है, तो बर्निंग, जैसे आपने स्पार्क, वो जब पटाखे जलाते हैं वो उसमें अनार आता है ना, ऐसे ऐसे उसमें से निकलते हैं स्पार्कलिंग सी, तो इस तरीके से वो जलता है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, एक वाइट पाउडर में, जिसको नाम दिया है दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पाउडर के क्या कहा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अभी मैंने पहले ही बताया कि ये कैसे बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अभी हम इसके आगे रिएक्शन भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। चलिए, अब दो एक्टिविटी और दे रखी हैं, 1.2 एंड 1.3। इन दोनों एक्टिविटी को भी अब हम ध्यान से देखते हैं। चलिए, टेक लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड आपने पढ़ा होगा, पीबी, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमने डाल दिया। इसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो अभी इसको भी पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क कैसे होता है, जैसे ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे, और टेस्ट ट्यूब या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर ले सकते हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, या फिर इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, टू दिस। हैंडल द एसिड विद केयर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड के साथ आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट या कोई रिएक्शन करो तो उसको केयर के साथ हैंडल करना है। हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, मुंह पे मास्क, आइज़ में प्रोटेक्टिव ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपके बॉडी पे कोई भी डैमेज ना कर सके। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो भी देखेंगे। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉनिकल
फ्लास्क है ये, इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स है, और जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने किस में सबमर्ज किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। जब हम इसको साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ से क्या पास होती है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन गैस पास होती है। चलिए अब इसी को हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, दो तो ये वाली, एक ये, एक पीछे वाली, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये तीनों जो एक्टिविटी हमने करी है, ये हमें डिटरमाइन करती है कि क्या केमिकल चेंज जो है या केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है या नहीं हुई है, जिसमें हम कुछ पॉइंटों का ध्यान रखेंगे। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमें देखना है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड गई या फिर लिक्विड से गैस, तो ये क्या है, स्टेट चेंज। चेंज इन कलर, कोई येलो था तो ब्लू हो गया, या येलो था या ट्रांसपेरेंट हो गया, ब्लू था तो क्या वाइट हो गया, तो ये क्या है, चेंज इन कलर है, कोई भी कलर इसमें चेंज हो रहा है या नहीं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई सी गैस निकल रही है, CO2, H2 या O2, ठीक है, या नाइट्रोजन, कोई सी भी गैस अगर निकल रही है तो वो हम देखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या नहीं, तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। Next, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. हम रियल लाइफ में भी अगर देखेंगे तो आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर केमिकल चेंजेस चल रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट दीज वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके सिंबल्स क्या क्या हैं, इनको किस तरीके से सिंबलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अब, केमिकल इक्वेशंस। तो जो केमिकल इक्वेशंस है उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। चलिए एक्टिविटी 1.1 में आपने देखा, हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा, एक मैग्नीशियम स्ट्रिप ली जिसको हमने बर्न किया और इसका एशेस क्या किया, कलेक्ट किया एक डिश में, ठीक है। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. अब हमने बोला कि भाई ये जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम शो करके दिखा दिया आपको, है ना, ये क्या है, एक मैग्नीशियम स्ट्रिप है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है, राख है। तो ये हमने सेंटेंस में जब इसको एक्सप्लेन किया तो ये क्या है, ये बहुत लंबा है, कैसा है, क्वाइट लॉन्ग है। इट कैन बी रिटर्न इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको हम शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, वर्ड इक्वेशन में लिखना। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, मैग्नीशियम को लिख लिया यहाँ पे, फिर प्लस का साइन आ गया बीच में, देन हमने लिखा ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद आया बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट एरो का साइन, ठीक है, एरो राइट साइड की तरफ जा रहा है। इसके बाद लास्ट में दूसरी साइड एरो के क्या लिख दिया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स इट शोज दैट मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है इसकी तरफ लिख रहा है रिएक्टेंट्स, एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी तरफ लिख रहा है प्रोडक्ट। यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एरो के जो भी पार्टिकल, जो भी हमने कंपाउंड रखे हैं उनको क्या कहा गया, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे रखे हैं वो उसको क्या गया, जो कंबाइन होने के बाद बने प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है जो अंडरगो हो गए हैं केमिकल चेंज में उनको क्या कहा गया, रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसको हमने क्या कहा, उसको प्रोडक्ट कहा। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। ये किसका साइन दिखा रहा है, ये चेंज का साइन दिखा रहा है जो बीच में एरो बना हुआ है। ये एरो दूसरे तरीके का भी होता है, इस तरीके से भी होते हैं एरोज, इस तरीके से भी होते हैं एरोज। तो इन दोनों का क्या मीनिंग है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मैंने अभी बताया, ये फिर LHS यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और विद अ प्लस साइन। प्लस साइन मीन्स यानी कि ये मैग्नीशियम है
और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों को क्या हो रहा है, कंबाइन करने का काम कर रहा है, प्लस का साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो अगर राइट हैंड साइड में अगर इसके अलावा और कुछ भी निकल रहा होता, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही होती, तो हम यहाँ भी प्लस का साइन लगाते हैं, यानी कि एक तो ये निकल रहा है और प्लस क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। ठीक है, अभी यहाँ नहीं निकल रही तो इसलिए लिखा नहीं है। द एरो हेड पॉइंट टुवार्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो एरो हेड यानी कि, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। अब ये देखो, ये जो एरो है, ये एरो किस तरफ कर रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान पॉइंट हेड कर रहा है अपना। तो इट मीन्स एरो जो रिएक्शन जो है हमारी, वो लेफ्ट हैंड साइड से किस तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा। अभी पीछे तो हमने पढ़ा कि हम वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अब हम देखेंगे कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो इस टॉपिक का नाम था। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन? तो क्या ऐसा कोई शॉर्टर वे है जो हम वर्ड, पहले तो हमने सेंटेंस में लिखा उसको, फिर उसके बाद वर्ड इक्वेशन में लिखा। अब हमारे पास क्या इससे भी ज़्यादा शॉर्टर वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ड इक्वेशन को भी और छोटा लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। पहले हमने सेंटेंस लिखा, फिर वर्ड इक्वेशन लिखी, उसमें भी हमने मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखा। अगर हम इस मैग्नीशियम को नाम ना लिख के इसका सिंबल लिख ले, क्या लिख लें, सिंबल लिख ले, तो ये जो वर्ड इक्वेशन है ये भी क्या हो जाएगी, कंसाइज हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या दिखाती है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या आपको याद है मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, Mg, ऑक्सीजन का क्या है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया, MgO। तो इसको पुट कर दो वर्ड इक्वेशन में, तो उसके बाद हमें वर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो कौन सी रिएक्शन मिलेगी, Mg प्लस O2 एंड देन MgO। तो ये क्या कहलाई जाएगी, ये कहलाई जाएगी एक केमिकल इक्वेशन। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले सेंटेंस, फिर वर्ड इक्वेशन, फिर केमिकल इक्वेशन, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन। हम जब भी किसी भी रिएक्शन को लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन को, वो इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सबके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे सबको और सबका नाम लिखते रहेंगे केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम लोग भी परेशान हो जाएंगे उसको पढ़ने में। तो इसलिए हमने ये सिंबल्स का यूज़ किया है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अभी जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड, इसमें हमें ये देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, या कितने हैं। तो Mg इधर एक है, Mg इधर भी एक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल इधर है, 2 एटम इधर है, लेकिन इधर कितना है, 1 एटम है। तो यानी कि ये इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, क्या दोनों तरफ बोथ साइड सेम है। अभी हमने देखा कि बोथ साइड सेम नहीं है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर होते तो इसको हम क्या बोलते, बैलेंस्ड इक्वेशन। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब हमने देखा कि यहाँ पर नहीं है, तो ये कैसी इक्वेशन हुई, ये हुई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड, ये क्यों हुआ कि अनबैलेंस क्यों हुई, क्योंकि दोनों तरफ जो मास है वो सेम नहीं है। ठीक है, सेम ऑन द बोथ साइड। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्केलेटन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब हमने इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि इसमें ये सिर्फ ढांचा है, अब इसके ऊपर मास नहीं चढ़ा। मास कब चढ़ेगा, जब हम इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये 1.2 इसके
ये 1.2 केमिकल इक्वेशन है और इसको हमने क्या कहा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है यानी कि बनाया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट है और जो द प्रोडक्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यानी कि इधर मैग्नीशियम अगर 1 है तो इधर भी 1 होने चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। ऑन इन द अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने से पहले और होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ। LHS बराबर RHS हमेशा इक्वल होना चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है इसलिए इसको हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड क्या 1.2 केमिकल इक्वेशन, ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है, तो नो, हमें आंसर देना है नो, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस कैसे करते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, हमने पीछे देखा कि एक्टिविटी 1.3 में क्या था, हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, तो क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था और उसके बाद क्या उसमें से रिलीज़ हुआ था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, वो हमने देखा था। नेक्स्ट द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अभी तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि है जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आपको बताया था H2SO4, और जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ZnSO4, और ये क्या है, H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एनिमल ऑन द बोथ साइड्स। तो बोथ साइड हमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखने। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में देखेंगे सबसे पहले, तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जिंक कितना है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2 हैं, सही है। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन 4 हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड की तरफ हम बात करेंगे, तो इसको हटा देता हूँ। राइट हैंड साइड अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में जिंक 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है, 1 2। और जो सल्फ़र है, सल्फ़र कितना, 1, तो यहाँ पे देखो सल्फ़र भी 1 है। और ऑक्सीजन कितने, 4, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है। तो यानी कि ये दोनों तरफ क्या है, बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये वाली इक्वेशन जो है वो कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी है ये, बैलेंस्ड। सब समझ में आई बैलेंस की बात, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। As the number of atom of each element is the same on the both side of the arrow, equation is balanced. Equation 1.3 is balanced chemical equation. समझ में आई बात। Let us try to balance the following chemical equation. अब आयरन प्लस H2O ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा, निकाल देगा। ये ख़त्म हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली बैलेंस करेंगे। कौन सी इक्वेशन को, FeH2O एंड जो ये कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप नंबर 1 है इसमें, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डो नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो हमने जो पीछे जो केमिकल इक्वेशन लिखी थी उसमें जो भी एलिमेंट लिखा था उसको हमने क्या कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया।
और इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स के अंदर बंद करना है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अभी हमें लिस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड, देन उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो जो आयरन लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्टेंट की तरफ है, वो कितना है, 1 है। ये रहा 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, ये रहे 2 हाइड्रोजन, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना, 1 है, ऑक्सीजन ये रहा 1, वेरी गुड। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की हमें पता चल गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाओ। तो जो आयरन है वो राइट हैंड साइड पे 3 दे रखा है, 3 कहाँ, ये रहे। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, ये रहे 2। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 है, सॉरी यहाँ ये रहा 4। तो ऑक्सीजन कितना है, 4। तो अब देखो 1 2 3 इधर तो 4, 3 के 4 एटम्स हैं, और इधर 3 तो 5 और 5 4 9, इधर 9। तो ये क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, नहीं। तो ये कोई भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। चलिए इसको स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और पता करते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। हमने इसके सबके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लिए। तो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये कन्वीनियंट होता है अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले एलिमेंट को अगर हम पहले देख लें और उसको उसके हिसाब से बैलेंस करें। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। ये या तो रिएक्टेंट हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो उस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमने सेलेक्ट किया है, चाहे वो रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट का हो, तो उसमें हमें ये देखना है कि किस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। तो इन क्राइटेरिया को देखते हुए हमने क्या सेलेक्ट करा, Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। और इसके अंदर एलिमेंट कौन सा हमने सेलेक्ट किया, वो किया ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 4 एटम है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे जितने राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड से ऑक्सीजन आ किस कंपाउंड से रहा है, तो वो आ रहा है H2O यानी कि वाटर से। अब वाटर का मॉलिक्यूल हमने देखा सिर्फ एक ही दे रखा है यहाँ पे, तो जिसके अंदर एक ही ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड पे कितने, 4 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पर वाटर के साथ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि 4 ऑक्सीजन तो आ जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम आगे चल के हाइड्रोजन की भी संख्या को बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का कंप्लीशन। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला को ऑल्टर नहीं कर सकते ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। किसी भी कंपाउंड का जो इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट ऑफ 4 एज 4H2O। ठीक है, हम इसके बाहर ही लगा सकते हैं, एंड नॉट H2O4 यानी कि H2O4 नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता। और ना ही H2O का होल 4 कर सकते, इसका होल 4 भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, अब जो पार्टली बैलेंस यानी कि आधी बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, अभी तो आयरन को भी Fe को भी बैलेंस करना पड़ेगा हमें, है ना। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। तो हाइड्रोजन एटम और आयरन एटम अभी बैलेंस नहीं हुए हैं। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट एंड टू प्रोसीड फर्दर लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। अब हम इसको 4 बनाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 8 हैं। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 के साथ। समझ में आई बात। चलिए अब हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या बनेगी। Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2 यानी कि 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हो गए और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी इधर हो गए, ठीक है। तो ये हो गई। अभी भी ये कैसी है, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, अभी भी ये फुल बैलेंस्ड नहीं हुई है। अब एक और नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। ये आपको मैं
एक एक स्टेप बताता हो जा रहा हूँ, एक एक वर्ड पढ़ के बताता हो जा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस आती रहें और लोग भी, आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, अब कौन सी की बारी है? आयरन की बारी है। विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड। तो वन एलिमेंट कौन सा है? वो आयरन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, राइट हैंड साइड पे 3 थे, Fe3। तो अब इधर 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो 1 को कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 3 के साथ, जिसने कितना बनाया? 3। तो इसके बाद 3 एटम्स हमने किस में ऐड कर दिए? आयरन के अंदर। तो यानी कि 3Fe 4H2O मिल के क्या बनाते हैं? Fe3O4 + 4H2। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसको फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। हमने काउंट कर लिया और बॉक्स को हटा दिया, और बॉक्स को हटाने के बाद जो केमिकल इक्वेशन आई, इसको हमने क्या कहा? इसको कहा हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1.9 जो है, इसमें जो एटम्स हैं आर इक्वल, दिस इज नाउ बैलेंस्ड। तो दिस इक्वेशन कैसी होगी? बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत सारे लगे, 6 स्टेप्स लगे, तो इसको हमने क्या कहा? हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हमने एक एक करके चीज़ों को बैलेंस किया। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, है ना, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट को हमने लिया और इसको बैलेंस करने का प्रयास किया, और ये बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो स्टेप नंबर 7 है, उसमें क्या देखा हमने कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब ये बैलेंस, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो हो गई, अब इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या क्या है, इनकी अवस्था क्या क्या है, ये किस फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होती हैं। कि आयरन जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम ये देखेंगे आगे। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें, ये जो यहाँ लिख रही है, क्या इसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की हमें फिजिकल इक्वेशन शो हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। अगर पता होता, अगर हम पता कर पाते, तो यानी कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मैंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। तो जो केमिकल फॉर्मूला है उसी के ही साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखी जाएगी, जो कि क्या क्या हो सकते हैं? गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट। ये 4 तरीके की स्टेट पाई जा सकती हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। ठीक है, और इसका जो नोटेशन है, सिंबल है, वो क्या है? GL AQ फॉर एक्वस और S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, S फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस और S फॉर सॉलिड रेस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस इज रिटर्न इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज द सॉल्यूशन इन वाटर। कोई भी जो एक्वस में प्रेजेंट होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट होगा, और सॉल्यूशन किसके साथ बनाएगा? वो वाटर के साथ मिलके बनाएगा। ठीक है, द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स, अगर बैलेंस इक्वेशन जो ऊपर लिखी है उसमें अगर हम क्या कर दें, उसकी फिजिकल स्टेट को ऐड कर दें, तो Fe के साथ हम क्या जोड़ना पड़ेगा? S जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन के साथ G जोड़ना पड़ेगा। ये इसका भी मीनिंग बताऊंगा, G क्यों जोड़ा हाइड्रोजन इसके वाटर के साथ। और जो FeO4 और है, इसको हमने सॉलिड की फॉर्म में रखा और हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में रखा। ठीक है, नोट दैट सिंबल G इज़ यूज्ड विद H2O, यानी कि H2O के साथ थी, क्योंकि आपको तो पता है कि पानी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गैस की फॉर्म में ले रखा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी कि ये स्टीम की फॉर्म में क्या हुआ है? यूज़ हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ठीक है, यूजुअली नहीं होती है फिजिकल स्टेट उसके अंदर क्या मेंशन हुई, अगर वो ज़रूरत ना हो उनकी। तो
Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में जो एरो होता है समटाइम वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, वहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर या फिर कोई कैटलिस्ट हो जो रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा हो, बढ़ा रहा हो उसके पेस को, तो वो कहाँ लिखा हुआ होता है, हमेशा वो एरो के ऊपर या नीचे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ इस इक्वेशन को देखते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और कितने प्रेशर पर रिएक्ट करती है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या बनाती है, CH3OH, मीथेन ऑल। ठीक है, इसका नाम है मीथेनॉल। ऑल क्यों लगाया इसमें, क्योंकि इसमें OH जुड़ा हुआ है और ये किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात। और ये क्या हो गई, एक तरीके की एल्कोहल हो गई। नेक्स्ट देखो 6CO2, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। 12H2O किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और एरो बना दिया, ये क्या हो गया, हमारे रिएक्टेंट हो गए। और सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, हमको ग्लूकोज बनाया, C6H12O6, और ऑक्सीजन बनाया और हाइड्रोजन बनाया। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई, जो कि हम चैप्टर नंबर आई थिंक 5 में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। तो इन स्टेप्स को यूज़ करके हम क्या 1.2 जो टेक्स्ट, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, आपको वो बैलेंस करके दिखानी है मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। चलिए ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब आगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, शॉर्ट क्लास रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 35-40 मिनट की, बस 1 घंटे से कम की ही क्लास रहेगी हमेशा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।